मीडिया में और बोलचाल में जियोपॉलिटिक्स बड़ा कूल लगता है, बड़ा फैशनेबल है। आप जो भी बोलता है अपने आप को बड़ा धुरंधर समझता है और बाकी लोग देखते हैं वाह क्या धुरंधर आदमी। जो बोला ना आपने कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बहुत हो गए हैं, मतलब इतने हो गए कि रात में यूट्यूब देखते और सुबह में बता देते। हमें लगता है हमें सीखना चाहिए। हाँ, तब जब आप छिछोरापन करते हैं इतने फॉलोअर्स के साथ, आपने 5 साल बैठ के पूंजी बनाई है जी अपने फॉलोअर्स की, ठीक है। वहां पे आप जब एक बेवकूफ या बेहुदा सा ट्वीट करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती रहेगी। इंटरनेशनल रिलेशंस इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अर्थक्वेक या टेक्टोनिक प्लेट्स पे आप चल रहे हो, कैसे चलोगे? कुछ ना कुछ हमेशा बदलता रहता है। मेरे ख्याल से जयशंकर जी से बढ़िया फॉरेन मिनिस्टर भारत में कोई नहीं आया। भारत ने पंचिंग अबव इट्स वेट करी है जयशंकर जी के थ्रू। ये ना तो पहले दिखी थी, आगे मैं जानता नहीं क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि वी आर गिविंग इन टू चाइना। सवाल बस इतना है कि अगर चाइना इंडिया ट्रेड को हमने नया दिशा देनी है तो चाइना को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा, अपनी हॉस्टिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। ये नहीं कह रहा हमसे प्यार करो, आयन ब्रदर नहीं बनना है हमको, हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, चाइना का टट्टू नहीं बनना है हमने। शायद ये एक्सट्रीम पोजीशंस लिए जा रहे हैं ताकि भारत अच्छा ट्रेड डील उनको देते हैं। हमने अपनी रेड लाइंस बता दी हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और भारत नहीं झुक रहा है और ना ही झुक सकता ही नहीं है वो। और मुझे लगता है इस वक्त अगर भारत एकत्रित हो जाए इस कारण, तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैव हैपेंड टू इंडिया। यूएसए में क्रेन्स कौन बना रहा है? चाइना। अच्छा। पोर्ट्स पे बट क्रेन देके उनका पेट नहीं भरा। उन क्रेनों में उन्होंने मोडेम्स लगाए हैं और हर पोर्ट के आसपास नेवल बेस होता है, सारा कुछ ओपिंग तो वो करते वहां से देखे जा रहे हैं। पर फिर क्या होता है कि आप जब अलाइन टू ऑल या नॉन अलाइन टाइप के रहते हैं तो आपका कोई ऑल वेदर फ्रेंड टाइप का होता नहीं। और अप्रोच क्या है? क्या चाहते हो आप कि हम अमेरिका से बात ना करें, चाइना से बात ना करें, रशिया से बात ना करें? किससे बात ना करें? सऊदी अरेबिया से बात ना करें, यूक्रेन से बात ना करें, यूएई से बात ना करें? किससे बात ना करें या किससे करें? सबसे करेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें हमारे राइज को लोग अप्रिशिएट करेंगे, हमसे दोस्ती करेंगे, हमें शाबाशी देंगे, हमसे जुड़ के हमारी मार्केट्स का फायदा उठाएंगे, हमारे इन्वेस्टर रिटर्न्स लेंगे? आई कैन अंडरस्टैंड। हमें अपना डिफेंस का सामान बेचेंगे, हमसे सामान खरीदेंगे? आई कैन अंडरस्टैंड। बट हमें शाबाशी ताली हमारे राइज पे से वो खुश होंगे? सोचिए हिस्ट्री में कब हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स अभी इवॉल्व हो रही है और लगातार हम चाहे इजराइल गाज़ा कन्फ्लिक्ट हो या फिर यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा हो, अभी एससीओ की मीटिंग चल रही है, ट्रंप क्या बकलोली कर रहा है, ये सब हम लोग देखते ही जा रहे हैं। ऐसे बदलते परिदृश्य में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है बहुत सारे देशों के संबंध के बारे में यदि हम बात करें तो इस पर मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो इन सारे ही विषयों पे अच्छा जानते हों, अच्छा बोलते हैं। ORF के VP हैं गौतम चिकरमने जी, उनसे हम आज बात करने जा रहे हैं इन सारे ही मुद्दों पे और हम इस तरह से बात करेंगे ताकि आप भी एक सामान्य व्यक्ति जिसको जियोपॉलिटिक्स टर्म से भी डर लगता है उसको भी समझ में आए कि ये सिचुएशन होता क्या है, कैसे हम इसको नेगोशिएट करते हैं, देश आपस में कैसे बात करते हैं, उनके संबंध कैसे होते हैं। गौतम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो सर पहला प्रश्न यही है कि जियोपॉलिटिक्स जो एक टर्म है वो है क्या, एक सामान्य व्यक्ति इसे कैसे समझे? नॉर्मली क्या होता है, मित्रता 2 व्यक्तियों में होती है या संस्थाओं में होती है तो वो लंबे समय तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चले, परंतु राष्ट्रों के संदर्भ में हम ऐसा नहीं देखते। भारत और US का संबंध यदि हम देखें तो इंदिरा गांधी के समय में उनको पिग और पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, निक्सन वाली बात यदि हम देखें। उसके बाद फिर KGB का भारत में भी इंटरफेरेंस रहा है। अभी हम रूस को अपना मित्र राष्ट्र मानते, मतलब आम जनता मानती है, अब कितना मित्र है नहीं है उस पर तो संदेह ही होता है। फिर भारत और अमेरिका के पिछले 2 दशकों में संबंध अच्छे होते हुए दिख रहे थे, चाहे हम हथियार उनसे खरीद रहे हों या अन्य तरह के टेक्निकल नो हाउ का उसका एक्सचेंज हो। अभी क्या हो गया, यूक्रेन युद्ध के कारण और पहलगांव के बाद स्थिति पूरी की पूरी जो है वो
एकदम ही 180 डिग्री जो है वो अंतर आ गया। तो एक तो जियो पॉलिटिक्स क्या होता है और क्यों ये मित्रता जो है वो लंबे समय तक चलती नहीं है? तो जियो पॉलिटिक्स आजकल बड़ा ही फैशनेबल सा वर्ड बन गया है। हाँ। और कई बार अगर आप तकनीकी में जाएं और टेक्निकलिटी में उसकी बारीकी से अगर देखें तो कई बार शायद गलत प्रयोग भी होता है, लेकिन अब ये पार्लेंस बन गया, वोकैबुलरी बन गई है। तो कुछ भी अगर दो देशों के बीच में वो जियो पॉलिटिक्स बोल दो, वो भी ठीक है। तो क्योंकि शब्द भी अपने आप इवॉल्व करते हैं, तो हो सकता है इस शब्द का एवोल्यूशन ऐसा हुआ है, लेकिन इस शब्द की जो रूट है वो निकलती है ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स से, जियो पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स भी इट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स इज ज्योग्राफी प्लस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो आपके बॉर्डर पे जो है तो वो ज्योग्राफी हो गई, बॉर्डर के आगे कौन सी ज्योग्राफी आगे कितनी हो गई है। और पॉलिटिक्स के आपके संबंध कैसे हैं एक दूसरे के साथ, यूएन के साथ, ग्रेट पावर्स के साथ। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बड़े अच्छा सा मंडल थ्योरी के बारे में बताया था कि जो देश आपके बॉर्डर पे है वो आपका दुश्मन है। अच्छा, पहले ही डिफाइंड है। हाँ, मैं नहीं कहता ये सच है या गलत है, मगर ऐसी उनकी थ्योरी थी जो भी उन्होंने भी इवॉल्व करी थी। ही हैज साइटेड कि ऐसा इसने कहा, ऐसा उसने कहा और ऐसा मैं कह रहा हूँ। जो साइटेशन जिसको एकेडमिक्स में बोलते हैं, वो आई थिंक कौटिल्य वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइटेशन। महाभारत में भी ऐसे साइटेशंस मिल जाते हैं। तो उनका कहना था कि जो देश आपके बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है वो उसको आप दुश्मन मानिए। बॉर्डर के बगल वाला बॉर्डर वाले का दुश्मन हो गया, वो आपका मित्र है। और ऐसे उन्होंने करके पूरी एक इमेजिनिंग किया था कि देश को कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे बढ़ सकता है। मेरे विचार में वो शायद पहला ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट होगा जियो पॉलिटिक्स में। आज क्या जियो पॉलिटिक्स, एक तो टर्म थोड़ी लूज हो गई, जैसे मैंने कहा वोकैबुलरी बदल गई है। दूसरा, बॉर्डर्स डोंट मैटर, आई मीन दे डू मैटर, बॉर्डर्स डू मैटर एंड अभी भी अहम हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मगर शायद उतना नहीं। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये सब भी हमारे देशों पे प्रभाव होता है। हम क्या कर रहे हैं उनके साथ, कैसे ट्रेड हो रही है। टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी, शिपिंग टेक्नोलॉजीज, मिनरल टेक्नोलॉजीज, oil, resources, human capital, the ease of financial capital moving, ये सब अब आ गए हैं। तो अब वो बॉर्डर इंपॉर्टेंट रहता है लड़ाई झगड़े के लिए। उसके आगे भी उसको आप जियो पॉलिटिक्स बोल सकते हो, जो ऑल्दो टेक्निकली आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस। वो थोड़ा बड़ा शब्द है, इंटरनेशनल रिलेशंस। कितना 7 सिलेबल्स का है, जियो पॉलिटिक्स 2 सिलेबल या 3 सिलेबल अगर। तो मीडिया में और बोलचाल में जियो पॉलिटिक्स बड़ा कूल लगता है, बड़ा फैशनेबल है। आप जो भी बोलता है अपने आप को बड़ा धुरंधर समझता है और बाकी लोग देखते हैं वाह क्या धुरंधर आदमी है, मगर एक्चुअली वो सीमित था बॉर्डर में, अब बढ़ गया है। तो मेरे विचार में द टर्म आई यूज इज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो थोड़ा सा कि जो मैंने बोला कि मित्र क्यों नहीं रह पाते हैं लंबे समय तक, ऐसा क्या होता है? उनके अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण उनका इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब होता है। वो ख़राब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जब मैं इस क्षेत्र में घुसा, इंटरनेशनल रिलेशंस के, फॉरेन पॉलिसी के, जियो पॉलिटिक्स के, तो जब आप घुसते हो यू वांट टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप। आप क्या करने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, तो आपको ढेर सारी किताबें, ढेर सारे आइडियाज़ आपको अंदर इंटरनलाइज करने पड़ते हैं, ज्ञान अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो मैं इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से आया था, तो मैं हमेशा ढूंढता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अब फिजिक्स जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स तो है नहीं कि जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इस प्रकार के फर्स्ट प्रिंसिपल्स नहीं, मगर इकोनॉमिक्स के 4-5 बेसिक कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं। वो टूट सकते हैं, वो भी प्योर नहीं है, मगर एक आपको एक
फाउंडेशन मिल जाता है कि जब आप किसी चित्र को देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की लेंस से, तो क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या इमेजिनेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई फर्स्ट प्रिंसिपल्स नहीं है। ये वन ऑफ द फ्यू कोई आदर्श, कोई सिद्धांत कुछ नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं। तो ये दोस्ती दुश्मनी तो बहुत आगे की बात है, इवन नॉर्मल रिलेशनशिप, और इससे डायनामिक सब्जेक्ट कोई है नहीं। कोई देश बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, किसी को तेल की जरूरत है, किसी को तेल बेचना है, किसी को तेल बेचना है लेकिन वो उसके लिए कर्ज बन गया, इराक, वेनेजुएला, रशिया को सैंक्शन। कोई तेल खरीदार है मगर उसको मिल नहीं रहा, जैसे बीच में एक कंट्रोवर्सी आई थी जब हिंदू मुस्लिम का चक्कर हुआ था, तो वी वर डिपेंडेंट ऑन वेस्ट एशियन ऑयल, तो वहाँ पे थोड़ी सी शंका हुई थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो हर समय हर वक्त कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से जुड़ रहा है, कोई किसी से टूट रहा है। आप नंबर ऑफ मल्टीलैटरल बॉडीज ही देख लो। एक यूनाइटेड नेशंस हुआ करती थी, एक नैम तो खत्म हो गई, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे यूनाइटेड नेशंस कमज़ोर होती रही या कैप्चर्ड होती गई वो P5 से, जो 5 लोग सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, वैसे वैसे, और एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रेविटी ईस्टवर्ड चलना शुरू हो गई। द राइज ऑफ चाइना, द स्टैग्नेशन ऑफ जापान, नाउ द राइज ऑफ इंडिया। वैसे वैसे नए नए ग्रुपिंग्स चालू हो गई। G20 जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उसके बाद क्वाड है, उसके बाद SCO है, ब्रिक्स है, मतलब गिनते जाओगे, आसियान है, अभी भी है, सार्क था, है भी, बट आई मीन ये बढ़ते गए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ चर्चा करना चाहते हैं, डिप्लोमेसी में जुड़ना चाहते हैं, या आप ग्रेट पावर नहीं है, तो आप यू कैन नॉट डिक्टेट योर टर्म्स, तो आप यूरोपियन यूनियन बना लेते हैं, अफ्रीकन और सबसे बड़ा तो हमारी आंखों के सामने भारत तो कुछ भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन को देखो, कैसे उनकी गति कर दी है अमेरिका ने। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खुद करी है, बाय द वे। दे इनवाइटेड इट। सो अगर आपका पूरा कॉन्टिनेंट, मैं कहाँ से शुरू करूँ इसको मैं समझ नहीं आता, पूरी डिपेंडेंसी ही वो, इट्स अ कॉन्टिनेंट ऑफ डिपेंडेंसीज। यू आर डिपेंडेंट ऑन USA for security. You were dependent and still are dependent, and you are still buying gas from Russia. You are dependent for your manufacturing and for your markets on China. और कभी-कभी मजाक में कहता हूँ, you are dependent on fertility on immigrants. क्योंकि आपने तो बच्चे पैदा करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो हर प्रकार से जब आप देखो तो एक ऐसा डिपेंडेंट कॉन्टिनेंट है ये। ऊपर से उस पे EU का प्रकोप, तो नेशनलिज्म तो वहां से बचा ही नहीं। सारे मेजर डिस्कशंस EU में होते हैं, तो हाइपर रेगुलेटेड, भारत से ज्यादा रेगुलेटेड, ठीक है। तो ऐसा कॉन्टिनेंट, और ये कब शुरू हुआ? 1945 में चालू हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका, एक नई स्टेबिलिटी आई थी, यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था, नया वर्ल्ड ऑर्डर बना था, वर्ल्ड ट्रेड बाद में आया था, WHO, IMF, ये ब्रेटन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, ये सब बने थे उस दौरान की। ये बहुत पक्की रिलेशनशिप थी। इक्विवेलेंट कह लो, जैसे चाइना और पाकिस्तान बोलते हैं ना, आयरन ब्रदर्स। मैं तो कहता हूँ वो प्लेटिनम ब्रदर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि रेस एक, सोच एक, झगड़े में दिशा एक, हर तरफ से। और आज देखो उनका क्या गत हो गई उनकी। तो ये हर समय हर देश बदलता रहता है, खास करके डेमोक्रेसीज। वहाँ पे किसी ना किसी देश में कभी ना कभी, अगर आप प्लैनेट को देखें, कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन चल रहा है। उस इलेक्शंस के मुद्दे हैं, वो मुद्दे एंटी अमेरिका, एंटी चाइना, एंटी इंडिया, एंटी अफ्रीका, कुछ भी हो सकते हैं। तो इतना डायनामिक फील्ड है ये कि इसको पकड़ना ही, मतलब वी आर जस्ट ऑन द पेरिफेरी, और हर वक्त कुछ ना कुछ नया होता जाता है। तो दैट इज व्हाट द स्टेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज। तो उसमें कहना कि कोई परमानेंट दोस्त हो या परमानेंट दुश्मन हो, या एक परमानेंसी किसी भी प्रकार की हो, एक इक्विलिब्रियम हो, ये मेरे विचार में अच्छा एस्पिरेशन है,
और वो तभी आ सकता है जबकि यूनिटी हो। लेकिन जब तक यूनिटी नहीं है, ग्लोबल यूनिटी की बात कर रहा हूँ, जब तक यूनिटी नहीं है तब तक तो ये ऐसे ही चलेगा। आजकल वो कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। मैं तो कहता हूँ इंटरेस्ट भी आगे, उससे भी आगे निकल जाएंगे और एवरीथिंग हैज़ बिकम फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। कैसा इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट, किस प्रकार का इंटरेस्ट, और इतने ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन सा देश है जो कि किसी ना किसी इंटरेस्ट का हिस्सा ना हो। बिल्कुल, यूएस इतना बोल रहा है और वो यूरेनियम और खाद और पता नहीं क्या क्या रूस से खुद ले रहा है, हमें मना कर रहा है। या चीन पे आईफोन देखो ना, हाँ, आईफोन तो ग्लोबलाइजेशन तो हमारा इतना हमारे मैटर ऑफ फैक्ट हो गया है। हाँ बिल्कुल, कि इस कैमरे के अंदर देखिए जो इक्विपमेंट है, लेंस कहीं और से आया है, रिकॉर्डिंग कहीं और से हो रही है, हार्ड डिस्क कोई और बना रहा है, केबल कोई और कहीं और से आ रही है, ब्रांडिंग किसी और ने की है। तो इतने ग्लोबलाइज देश में परमानेंट इंटरेस्ट क्या रहे, ये तो मुझे समझ नहीं आता। तो आई थिंक वी आर ग्लोबलाइज्ड। बीच बीच में कुछ बेवकूफ़ियाँ, बेहुदियाँ होती रहती हैं, जिसका आज एक सीधा उदाहरण जो आपके सामने है। एक चीज़ नरेंद्र मोदी को लेकर के और बहुत हैवी क्रिटिसिज्म, और मुझे लगता है कि वो मोस्टली बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस ही है, कि जैसे मालदीव्स ने जिस तरह से हमारे साथ बिहेव किया, इंडिया आउट कैंपेन चलता है और इंडिया ने उसको कहा कि ठीक है हम शांति से इसको देखेंगे, एंड ही केम अराउंड। वो आता है, फिर बात करता है, बहुत बड़ा मोदी जी का फोटो लगाता है, गार्ड ऑफ ऑनर, ये सारा कुछ चलता है। उसी तरह भी हम चीन को देख रहे हैं कि यही चीन पहलगांव में बोल रहे हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जो डीजीएमओज थे उन्होंने बोला कि चाइना रियल टाइम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहा था, परंतु अभी स्थिति ऐसी बनी है कि हमें उधर संभवतः पिवट करना पड़ रहा है। या फिर अन्य, रूस से हम क्रूड लेते हैं और आज पता चला कि हम यूक्रेन को डीजल, सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया यूक्रेन का है। ऐसी स्थितियां जो इवॉल्व होती है, तो थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि पिछले 11 वर्षों में क्या ये क्वालिटेटिवली इम्प्रूव हुई है हमारी फॉरेन पॉलिसी, दूसरे देशों के साथ संबंध, या फिर ये क्वांटिटेटिवली खाली कि मोदी जी अपना प्राइवेट प्लेन लेके 8,000 करोड़ का, कांग्रेस वाले जो ये कहते हैं कि वो अपना पिकनिक पे निकलते हैं इधर उधर, इसको आप कैसे देखते हैं? तो एक तो पॉलिटिक्स से मुझे दूर रखो यार। हाँ ठीक है, मैं तो पॉलिटिक्स में घुसता ही नहीं हूँ। हाँ। ऐसा नहीं कि जानता नहीं हूँ, मगर मैं कमेंट नहीं करता हूँ। जी जी जी। रही बात फॉरेन पॉलिसी के एवोल्यूशन की, कई चीजें हैं जो कि सेम हैं, कई चीजें हैं जो कि बदली हैं। बदली हैं, बेहतर हुई हैं या खराब हुई हैं? मेरे विचार में ये भी सीधा जवाब देना मुश्किल। उसमें भी कुछ चीजें खराब भी हुई, कुछ चीजें इंप्रूव भी। नहीं, कुछ आउटकम्स खराब हो सकते हैं। किसको पता था कि हाँ, इंटेंट खराब नहीं था, आउटकम खराब। दिशा ठीक थी, जिज्ञासा ठीक थी, एथिक्स ठीक थे, सब कुछ ठीक था। मगर जैसे मैंने कहा ना, इंटरनेशनल रिलेशंस इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अर्थक्वेक, या टेक्टोनिक प्लेट्स पे आप चल रहे हो, कैसे चलोगे? कुछ ना कुछ हमेशा बदलता रहता है। तो उस बदलाव को टोटली देखते हुए मेरे विचार में अच्छी फॉरेन पॉलिसी, और मेरे ख्याल से इट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जयशंकर जी से बढ़िया फॉरेन मिनिस्टर भारत में कोई नहीं आया। और जिस प्रकार से भारत ने पंचिंग अबव इट्स वेट करी है जयशंकर जी के थ्रू, ये ना तो पहले दिखी थी, आगे मैं जानता नहीं क्या होगा। तो मेरे विचार में अच्छी है। दूसरा चेंज जो आया है कि हम प्योरली एथिकल फाउंडेशंस पे नहीं चल रहे, अब हम थोड़े बहुत ट्रांजैक्शनल भी हो गए हैं। ये और बात है कि जहाँ ट्रांजैक्शंस चल रहे थे वहाँ ट्रांजैक्शंस आज ढंग से हो नहीं रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइना के चरणों में जाके अपना सर झुकाएं, और ना ये हो रहा है। कई कमेंटेटर्स को मैं देखता हूँ बोलते हैं कि वी नीड टू डाइवर्सिफाई, क्योंकि ट्रंप ने ऐसे किया, अब चाइना से हाथ जोड़ो। अरे भाई, सबसे बड़ा वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड तो चाइना ने किया है। सबसे बड़ी वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना ने करी है। एक पेपर लिखा था मैंने कि वाई हुआवे शुड नॉट बी अलाउड इनटू इंडिया। उसके अंदर पूरी डिटेल्स दी गई हैं, एक एक आदमी को, एक एक संस्था को, एक एक कंपनी को, एनजीओस को, हर प्रकार के इंस्टीट्यूशन को उन्होंने स्पाइस बना दिया। 4 आर्टिकल्स, अंडर 4 आर्टिकल्स ऑफ 1 लॉ। यहाँ से फ्राइंग पैन टू द फायर हमें नहीं जाना है। इन द मीन टाइम
ऐसा थोड़ी कि हम भी स्थिर बैठे हैं। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वी विल बी द 4th लार्जेस्ट वेरी सून एंड 3rd लार्जेस्ट बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, बिफोर द एंड ऑफ दिस डेकेड। तो हमारा भी राइज हो रहा है, वो राइज क्यों पसंद करेगा कोई? तो वो टेंशन्स और आ रहे हैं। तो ऐसा कहना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बुरी है क्योंकि इतने टेंशन्स आ गए, गलत है। या हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस्ट है क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, वो भी गलत है। ये डायनामिक फील्ड है, हर समय बदलती रहती है। इस समय जो मुझे दिख रहा है, हम ठीक दिशा पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाइना की गोद में जाके बैठ रहे हैं। चाइना से इक्वल टर्म्स पे हम आँख से आँख मिला के बात कर रहे हैं। हिमालय में आँख से आँख मिला के हमारे सिपाही वहाँ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि वी आर गिविंग इन टू चाइना। सवाल बस इतना है कि अगर चाइना इंडिया ट्रेड को हमने नया दिशा देनी है तो चाइना को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा, अपनी हॉस्टिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। ये नहीं कह रहा हमसे प्यार करो, आयन ब्रदर नहीं बनना है हमको, हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, चाइना का टट्टू नहीं बनना है हमें, कोई चांस नहीं है। मगर अपनी हॉस्टिलिटी कम करो तो आगे तो इससे लॉजिकल चीज़ तो मुझे बढ़िया कुछ दिख ही नहीं रही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक साथ अगर हो जाए, आप जस्ट फैंटेसाइज कीजिए कि इट्स अ सिंगल मार्केट। जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। हाँ, कंजम्पशन हमारे यहाँ दोनों जगह राइज ऑफ मिडिल क्लास हो रहा है, पीपल टू पीपल आगे आना जाना। अभी तो फ्लाइट्स भी बंद हो गई हैं। तो पॉसिबिलिटीज आर ग्रेट, मगर इसके लिए जो इस समय जो मुझे लगता है, चाइना को 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी हॉस्टिलिटी घटानी पड़ेगी, एंड आई थिंक वी आर रेडी। एक अभी ORF पे ही हम पढ़ रहे थे, वो एलेक्सी ज़ैकारोव का एक आर्टिकल था। उन्होंने बोला कि RIC जो ट्रोइका है वो एज गुड एज डेड ही उसको माना जाए। और बहुत सारे लोग लेकिन वेस्ट की हम बात करें तो वो RIC को देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने टेलीविज़न पे सुना है कि ये एक एक्सिस बन सकता है, और ये बनेगा तो जो अभी जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है जैसा भी है, और मल्टीपोलर की भी हम बात करते हैं, तो US के डोमिनेंस को, कि US अपने विम्स पे जिस तरह से मिसट्रीट कर रहा है दूसरे राष्ट्रों को, उसको बैलेंस आउट करने के लिए थ्योरेटिकली एक बहुत ही अच्छा है। आपने भी अभी जैसे बोला, और ड्रैगन और एलिफेंट कैन डांस टुगेदर, इस टाइप का स्टेटमेंट SCO से भी आया है। इसको आप कैसे देखते हैं, ये RIC वाले एंगल को? अगर चाइना भारत के खिलाफ हॉस्टिलिटी हटा दे तो RIC इज अ वेरी डिजायरेबल ग्रुपिंग, जस्ट एज क्वाड इज अ वेरी डिजायरेबल ग्रुपिंग, जस्ट एज ब्रिक्स इज अ डिजायरेबल ग्रुपिंग। तो चर्चा करने के लिए जो मुझे लग रहा है, ये मैं मजाक में बोलता हूँ मगर शायद इसमें कुछ सच्चाई भी हो, सारे लीडर्स को शांति से बैठ के, ऐसे जैसे आप और मैं बैठे हैं, गप्पे मारने का अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो जब हर 2-4 महीनों में एक ना एक कोई ना कोई समिट होता है तो वहाँ जाके आप फ्रीली बात कर लेते हो एक दूसरे से। नहीं तो अगर फ़ोन भी उठाते हो तो वो भी लिखा जाता है कि फ़ोन किया, इसने ये कहा, उसका रीड आउट आता है, उसने वो कहा, ये दोनों रीड आउट मैच नहीं कर रहे, देखो यहाँ ये शब्द हुआ है, यहाँ वो शब्द हुआ है, इस प्रकार के। मगर कैजुअली अगर आप और मैं बैठें, अपने एक दूसरे की पीठ थपथपाएं, हंसें, खाना खाएं साथ बैठ के, तो मेरे विचार में ये जो सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्रिक्स, G20, SCO, क्वाड, UN, कुछ भी जहाँ भी समिट्स होते हैं, ये इनफॉर्मल बातचीत करने के तरीके हैं। और मुझे लगता है काफ़ी हमारी डिप्लोमेसी, काफ़ी हमारे टेंशन्स इन इनफॉर्मल चैट्स में की नींव बन जाते हैं। उसके बाद फिर ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन पॉलिसी जो करते हैं प्रोफेशनल्स, वो लोग जाके फिर इसको आगे जाके फिर बांध देते हैं कि ये ट्रेड डील है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है इस प्रकार से, या ये वेपन्स ट्रेड में ऐसा है वैसा है। तो ये बड़े काम के हैं और दे आर, आई थिंक, आइडियोलॉजी न्यूट्रल, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप G20 में अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, भारत भी है। यूनाइटेड नेशंस तो बहुत बड़ा है, मगर जस्ट द टॉप 19 कंट्रीज जो कि G20 का, एक्चुअली G21, अब तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी आ गया। तो जो 19 देश हैं
राष्ट्र हैं उनकी जो चर्चा होती है ईयू के साथ अलग होती है, जर्मनी के साथ अलग होती है, यूके के साथ अभी हमने एफटीए किया, तो ये सब जो है एक साथ एक आधारशिला बना देते हैं फ्यूचर डिस्कोर्स की। बट हाँ, जब कोई डिसरप्टर आता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स से, तो ये सब थोड़ी शेकआउट होती हैं। फिर आपको दोबारा, जो मैंने कहा डायनामिक फील्ड, तो आपको साइड्स लेनी पड़ती हैं। इनकी सोच होती है विद अस और अगेंस्ट अस। भारत की सोच है वी विल टॉक टू ऑल, वी विल लुक एट आवर इंटरेस्ट। ये समझ नहीं आती, कभी कुछ गाली गलौज पे उतरे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, कास्ट पे गाली दे रहे हैं, तो ये सब आता है जाता है। लास्ट पॉइंट मैं इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप को आप फेल्ड हो गई है ऐसा मत समझिए। बैकरूम चैनल्स अभी भी खुली हैं। ये ऊपर से जो बकवास जो चल रही है, शायद ये एक्सट्रीम पोजीशंस लिए जा रहे हैं ताकि भारत अच्छा ट्रेड डील उनको देते हैं, क्योंकि एक तरफ वो रशिया यूक्रेन की वॉर को भी रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर रुक गई तो 25% गए, राइट, दैट एडिशनल टैरिफ या सैंक्शन या जो भी उसको आप वोकैबुलरी इस्तेमाल करना चाहते हो वो गए। बचे बाकी के 25%, अगर उस पर डीलिंग हो रही है, हमने अपनी रेड लाइन्स बता दी हैं। एग्रीकल्चर में नहीं होगा, हाँ, फार्मर्स आपके मिल्क का नहीं होगा, फूड वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स नहीं होगा, और डेयरी के अंदर क्योंकि आप नॉन वेज खिलाते हो तो वो नहीं होगा। बस आगे तो आई थिंक वी आर मोर और लेस क्वाइट ऑन ट्रैक। तो इसको आप डिमिनिश मत कीजिए, ये मत समझिए कि कुछ नहीं है, ये ड्रामा चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, क्योंकि दैट इज द अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मेरा सोचना है कि ये ड्रामा है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और भारत नहीं झुक रहा है, और ना ही झुक सकता ही नहीं है वो। और मुझे लगता है इस वक्त अगर भारत एकत्रित हो जाए इस कारण, तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैव हैपेंड टू इंडिया। नहीं, वो हमें दिख रहा है। जैसे हम अगर नेशनल प्राइड की बात करें तो ट्रंप को लेकर के, कि जिसके साथ मोदी का पर्सनल रैपो इस तरह का था, अब की बार ट्रंप सरकार और नमस्ते ट्रंप और इस तरह की चीज़ें हो रही है, उसके ईगो को मसाज किया हमने बड़ा सा स्टेडियम में ले जा कर के, कि इतना बड़ा क्राउड उसने कभी देखा नहीं होगा, पॉलिटिकल क्राउड उस तरह से, वो सारा किया। और उसके बाद फिर पहलगांव होता है, और आसिम मुनीर को लाना और ये एक्सपेक्ट करना कि नरेंद्र मोदी तुम्हें इंडोर्स कर देगा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और एक फ़ोटो लेना, तो मुनीर एक तरफ और ये एक तरफ, जैसा उन्होंने आर्मेनिया और अज़रबैजान के साथ जो किया, तो ये सारा कुछ चल रहा था। और ऑब्वियसली उसने जो है मोदी को या हमारे तरफ के लोगों को थोड़ा सा टेंशन में डाल दिया कि भाई तुम ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे, कि हम पाकिस्तान, तुम इतने क्या हिस्ट्री से कट ऑफ हो, या कोई प्रेसिडेंट हो सकता है इतना। ट्रंप को पहले टर्म में यदि हम देखें तो ही केम अक्रॉस एज वेरी सेंसिबल पर्सन, और उसको पहले टर्म के किए गए कार्यों के कारण मुझे लगता है नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए था। अगर आप ओबामा को नोबेल पीस प्राइज़ दे रहे हो, जो आते के साथ उसके बाद कितने देशों को बॉम्ब किया है, उस हिसाब से ट्रंप को 6-7 मिलना चाहिए था उसी टर्म तक, जो अब्राहम एकॉर्ड्स किया या नॉर्थ कोरिया तक जाकर के वहाँ तक जाके चला गया। अब क्या है कि जो मेरा प्रश्न, जो नेशनल यूनिटी की बात हम कर रहे थे, कि क्या कई बार हमें वी मस्ट स्वॉलो आवर प्राइड, और हम प्रैक्टिकलिटी पे बात करें कि भाई जब तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो जाते हैं वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में, आपके पास जेट इंजन नहीं है अपना, सुखोई कितना रिलायबल है नहीं रिलायबल है, मतलब वो डिफेंस एक्सपर्ट्स जो है वो लड़ते झगड़ते रहते हैं कि अब 35 चाहिए कि SU-35 चाहिए, ये सारे SU-57 अब संभवतः आ गया है। तो कि प्राइड जो है हमारा रेड लाइन होना चाहिए, या फिर प्राइड को हम थोड़ा सा पीछे लेकर के, और ये मैं दोनों ही देशों के संदर्भ में बोल रहा हूँ। सीधा जवाब देना मुश्किल है इसमें। हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट मित्रों के साथ ही कर सकते हैं। अगर कोई मित्रता नहीं दिखा रहा, या अनट्रस्टवर्दी है, या उनके कथन में, उसके करनी में थोड़ी सी ट्रस्ट चली गई हो, तो हम इतनी सेंसिटिव चीज़ कि अपनी देश की सुरक्षा कैसे लेंगे उससे। रशिया तो कंसिस्टेंट पार्टनर रहा है हमारा, वो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर देता है जी। फ्रांस के साथ अब हम जोड़ के बनाने की शुरू हो रहे हैं। तो
भारत का अगर स्वाभिमान है, वो खोखला स्वाभिमान नहीं है, उस स्वाभिमान के पीछे दम है। आज पूरे देश में भारत के अलावा चाइना के सामने कौन खड़ा है, जरा बताइए, किसकी औकात है, किसकी हिम्मत है? बड़ी बड़ी बातें बोलना आसान है, हमारे 2 लाख ट्रूप्स हैं वहां पे। और कौन कर सकता है ये बताइए? कोई नहीं कर सकता। तो अपने आप को इतना कमजोर भी सोचना गलत है। या वी आर ओनली द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओनली ओनली व्हाट डू यू मीन ओनली? 192 देश है। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेटेजिकली हम ठीक ठाक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी फ्रेंडली है सबके साथ। तो एक बुरिश बिहेवियर जिसको कहा जा सकता है कि बेसिस पे हम अपना बदलें, ये तो गलत है। और ये मैंने जैसे कहा, जो मेरी रीडिंग है, इस बोरिश बिहेवियर के पीछे नेगोशिएशन, कोल्ड नेगोशिएशंस। तो अगर भारत नहीं झुक रहा तो वो 2 कारण भी हैं। एक तो नेशनल प्राइड, झुकने नहीं देगी भारत को, नहीं झुकना चाहिए, और हमारी औकात है ना झुकने की। और दूसरा ये नौटंकी है। तो पीछे तो बैक चैनल में आज भी चर्चा चल रही है, और सूनर रादर देन लेटर यू विल सी अ ट्रेड डील। बचा वो रशियन ऑयल की बात, वो देखते हैं हाउ इट प्लेज आउट। हम ऑयल खरीदना बंद तो करेंगे नहीं। आपने वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगा दिए, आपने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए, कहाँ कहाँ सैंक्शंस लगाते फिरोगे? हम तो आपसे भी तेल खरीदने को तैयार है भाई, बेचो हमको। मार्केट प्राइस जो हमको सबसे बढ़िया मिलेगा हम उस पे खरीदेंगे। हो सकता है आपका तेल रशियन तेल से सस्ता हो, गिव अस मोर। लेकिन अगर आप कह रहे हो मेरा तेल खरीदो, महंगा तेल खरीदो, रशिया का ना खरीदो, और ये वॉर आपकी वॉर है, इंडिया मोदीज वॉर है, इंडियाज वॉर है, वगैरह वगैरह, तो यार इसको आप यू कैन गेट उत्तेजित हो सकते हो, आप गुस्सा आ सकता है, मगर फ्रैंकली व्हेन यू स्टेप बैक इनटू द कोल्ड एरिना ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। डोंट टेक इट टू सीरियसली। वही इसके जो 2 रैबिट डॉग्स अभी छोड़े हुए हैं ट्रंप ने, एक नवारो है, एक स्कॉट बेसेंट है। और अभी आज सुबह में हम लोग जब, अभी तो 3 बजे हैं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2-3 घंटे पहले का या 4 घंटे पहले का उसका स्टेटमेंट है कि ब्राह्मण्स जो है वो लाभ उठा रहे हैं इसका। कुछ दिन पहले बोल रहे हैं सम बिजनेस फैमिलीज, उसको पता भी नहीं कि वो बिजनेस फैमिली किस कास्ट का है। और ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अपने शब्दों से प्रभावित करने की चेष्टा कर रहा है, जैसे कि ट्रंप ने 42 बार किया कि हमने सीज फायर करवा लिया। और वो देख रहा है कि यहाँ एक रिसेप्टिव पॉलिटिकल क्लास है जो इन बातों को लेकर के एनॉय कर रही है अपने लीडर को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो इन दोनों के ऊपर की, चाहे वो हमारे रूपी को मॉक कर रहा हो कि डॉलर के अगेंस्ट तो मैं तो ये हास्यास्पद है, मैं तो बात भी नहीं करना, रूपी इज़ नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, इस तरह से उसने बेसेंट ने बोला था। क्या ये डैमेज, आपने तो बोला कि नहीं बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं, परंतु क्या आपको ट्रंप के कालखंड में ये रिपेयर होता हुआ दिखता है, या फिर उसके बाद होगा, या आपने जैसा कहा कि कुछ ही समय में हो सकता है कि हम टैरिफ और ट्रेड डील जो है वो कर लें? मेरे को ये ट्रंप के दौर में दिखता है, मुझे ये अगले 6 महीने से पहले दिखता है ठीक होते हुए, और मुझे ये आज 2 घंटे पहले अमेरिका का ट्वीट आया था, एम्बेसी का ट्वीट आया था, जो कि कह रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग टर्म दिस रिलेशनशिप एंड दैट रिलेशनशिप। तो हो सकता है गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। हाँ। या हमको बहकाने के लिए किया जा रहा है। मेरे विचार में वी शुड इग्नोर एवरीथिंग एंड कीप आवर फोकस, आवर दृष्टि ऑन द ट्रेड डील अलोन, और वो चल रही है। तो ये नौटंकी अगर चल रही है, चलने दो। एक कदम पीछे लेके मैं आपको एक चीज़ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो है ग्रैंड स्ट्रैटेजी। देश जब चलते हैं, एक कई देशों की ग्रैंड स्ट्रैटेजी होती है। चाइना की है, अमेरिका की है, भारत की बनना शुरू हो रही है। ग्रैंड स्ट्रैटेजी होती है कि द वे यू एंगेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द होल ऑफ स्टेट अप्रोच। तो जो अमेरिका कर रहा है, वो उसकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी की एक टैक्टिक है भारत के लिए, कि इसको नैरेटिव में दबाओ, इसको ट्रेड से दबाओ, इसको वेपन से डराओ, इसको रशिया से डराओ, तेल दोगे तो धमकाओ, वगैरह वगैरह। वो उनकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। गोल अ बेटर ट्रेड डील। भारत इस वक्त हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है नहीं, मगर
भारत का बिहेवियर मुझे ऐसा लग रहा है कि एज दो वी हैव अ ग्रैंड स्ट्रेटजी। कैसे? हम वो 30 ट्रिलियन है, हम 4 ट्रिलियन है, उनके वेपन्स हमसे ज़्यादा हैं, हमसे कम है। तो इस वक्त हम ईंट का जवाब पत्थर से दें अपने भौंकने से, वो नहीं होगा। तो हम अपनी नीति अलग कर रहे हैं, विच इज़ द डिस्कशंस दैट आर गोइंग ऑन, जो चर्चा चल रही है अमेरिकन नेगोशिएटर्स की हमारे नेगोशिएटर्स के साथ, वो चल रही है। और जो ऊपर है, आप शांत हो जाओ, अपना काम करो। जैसे SCO में गए हो, वहाँ पे फोटोज हो रही हैं। एक यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा सीनियर आदमी मिला था रिसेंटली, कहता है वो ना अभी फोटो आने वाली है, दिस वॉज फ्यू डेज 1 वीक बिफोर, वहाँ जा रहे हैं, एक फोटो आने वाली है विच इज शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की एक फोटो आएगी। दैट फोटोग्राफ विल डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ गुडविल इन द यूरोपियन यूनियन। आज ही वो आया है एंड इट इज वेरी वार्म, पूरा हंसते हुए, जो ये आप बोल रहे थे ना कि अलग अलग जगह पे ये एकदम कैजुअली मिलते हैं उस तरह से, वो कॉमराडरी जो है वहां पे वो दिख रही है। सेम कॉमराडरी G20 में ट्रम्प के साथ दिखेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आने वाले समय में आसिफ मुनीर थोड़ा, सॉरी, वो जो शहबाज शरीफ, वो थोड़ा साइडलाइन पे है, उसके साथ थोड़ा संभव नहीं है, ही इररिलेवेंट। तो उससे हंसी मजाक करने का कोई फायदा ही नहीं। मगर यहाँ पे इसी हंसी मजाक में खाते पीते, हाथ मिलाते जुड़ते, आप पॉलिटिशियंस को देखिए, यहाँ पे जो उनकी जो ट्रोल आर्मीज होती हैं, कितनी माँ-बहन करते रहते हैं सुबह से रात तक। जब एक दूसरे से मिलते हैं, कितने प्रेम से मिलते हैं। सांसद सब, वो कैंटीन में चाय पीते हैं, आपस में हंसते प्रेम से हंसते हैं। मतलब कि वो हमारा प्रोफेशन है। वहाँ हम कैमरों के सामने हम ये आंखें बड़ी बड़ी करके लाल बड़े बड़े शब्द निकाल के करेंगे क्रिटिसाइज, लेकिन जब चाय पियेंगे तब तो शादियों में जाएंगे बच्चे की, दूसरे एक तो वहाँ पे आशीर्वाद देंगे, गिफ्ट देंगे, वो सब चलता रहे। लाइकवाइज इंटरनेशनल, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दिखाने के लिए देखो मागा चल रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर वगैरह, वो सब चल रहा है। लेकिन भारत भी अपना काम करे जा रहा है। अब भारत में क्या है ना कि जब हम देखते हैं फोटोग्राफ्स की जब बात हो रही, तो अभी जैसे पुतिन से डोभाल गए थे मिलने के लिए, वो भी वीडियो चला 7-8 सेकंड का है कि कैसे वो मिलने के लिए आ रहा है। कई बार क्या होता है कि जो हमें जैसे लिटरेचर में होता है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो अननेसेसरी जो डिटेल है ना कि वो फिडल कर रहा है अपने पेन के साथ, लिखा है उसने, अब हम एज लिटरेचर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्यों कर रहा है, फैलिक सिंबल है कि क्या है, कुछ भी, मतलब जो यंग लोग होते हैं या इस तरह के, वो हर चीज़ में सिंबॉलिज्म जो है वो देखने लगते हैं। अभी एस जयशंकर भी गए थे कुछ दिन पहले चीन, ये सारा कुछ भी चल रहा है। फिर अभी एक बात हो रहा है कि क्वाड में संभवतः ट्रंप नहीं आ रहा है इंडिया, ये भी एक बात जो है वो बोली जा रही है। जापान मोदी जी गए तो उसी दिन जापान ने किसी कारण से ट्रेड नेगोशिएशंस में जाना था उनको US, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इन सब में जो मैं बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो लिटरेचर का बिना काम के डिटेल्स पे फोकस होता है, आपको वो लगता है कि ट्विटर पे जो बोला ना आपने कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बहुत हो गए हैं, मतलब इतने हो गए कि रात में YouTube देखते और सुबह में बता देते। हमें लगता है हमें सीखना चाहिए। तब कि उन्होंने कई बार वर्ल्ड वॉर करवा दिया, कई बार यूक्रेन हार चुका है, सारा कुछ हो चुका है। अब जैसे कि वैसे एक सर जरा पॉज कीजिए, वी विल कम बैक टू, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल ना जाए, क्योंकि ये अंदर से मैं देख रहा हूँ कि ना आजकल इन्फ्लुएंसर्स ढेर सारे आ गए हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर क्या है? आदमी जो कि अच्छी चीज़ें लिखता है या अट्रैक्टिव चीज़ें लिखता है और जिसकी वजह से उसकी फॉलोइंग बढ़ती है। मेरे विचार में शायद मेहनत भी करता हो, पढ़ता हो, बातचीत करता हो लोगों से, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, एक वो बनाता है, नैरेटिव बनाता है, उनके 100,000 2 मिलियन ये वो फॉलोअर्स होते हैं और वो एक एंटिटी बन जाते हैं। जब आप छिछोरापन करते हैं इतने फॉलोअर्स के साथ, लेट अस से यू आर 1 मिलियन, लेट अस, आपके कितने वैसे पता नहीं, 4 लाख या 5 लाख ऐसे कुछ। तो सपोज यू आर 1 मिलियन या 4 लाख, आपने 5 साल बैठ के डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, इशू बाय इशू, सेक्टर बाय सेक्टर, पर्सन बाय पर्सन, आपने जाके एक पूंजी बनाई है जी अपने फॉलोअर्स की। ठीक है, वहां पे आप जब बेवकूफ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक बेवकूफ या बेहुदा सा ट्वीट करते हैं या कोई इंस्टा का वो पोस्ट डालते हैं,
एक बार डाल दिया ठीक है ओके, 2 बार 3 बार 5 बार जब आप डालोगे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती रहेगी। आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप देखो इन्फ्लुएंसर ना जरा सा एक 4 लेटर वर्ड सा बनता जा रहा है, ठीक है, मगर आप अगर उसको पॉजिटिवली देखो, जो कि मैं देखता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ करके इतने फॉलोअर्स गैदर किए कि जो आपकी वाणी सुनने के लिए वहाँ पे 4 लाख लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपका सम्मान, आपको फॉलो करके आपको सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। उस सम्मानियत का जब आप उल्टा प्रयोग करते हो, बेवकूफ़ी, अनथिंकिंगली हर चीज़ में उंगली डालना शायद आवश्यक ना ही है। और मुझे जो लगता है, और मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ये दिल से फील करता हूँ, ये समय साइलेंस का है। चुप रहने में शक्ति है। बड़ी मुश्किल होती है। आज जो ट्वीट आया, मेरी उंगलियां चल पड़ी थी कि इसको जवाब दूं, मगर आपको अपने ऊपर काबू लाना पड़ता है, क्योंकि वो छोटे मोटे तालियां, 1 मिनट की ताली के लिए आप अपना लॉन्ग टर्म करियर खराब नहीं कर सकते हो। शांत रहो, साइलेंट रहो, जहां जानते हो वहां धड़ल्ले से लिखो, जो कन्विक्शन से लिखो, लेकिन जिसका पता नहीं, जिसकी आपने पढ़ाई की नहीं, जिसको परखा नहीं, जिसका प्रूफ नहीं, जिसकी चर्चा नहीं, उसके अंदर जब आप जाते हो तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर जो मैं देख रहा हूँ वो दे आर ऑन द एज, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती। मैंने 2-4 को फॉलो करना बंद कर दिया, नॉट बिकॉज दे आर बैड पीपल, बट सिंपली बकवास कर रहे हैं। इस वक्त बकवास की पेशेंस शायद एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, हाँ कर लिया, लाइक शाम को चाय पीते हुए, मगर जो सीरियस लोग हैं वहाँ पे क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। क्रेडिबिलिटी खत्म हुई, वापस उभर के आना बड़ी मुश्किल होती है, 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके नहीं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को पेशा मानते हैं, इन्फ्लुएंस करना अपना पेशा बना लिया है, थोड़ा सा संयम रखो, थोड़ी सी साइलेंस रखो, थोड़ा सा जरा सी मेहनत करो यार। आजकल तो चैट जीपीटी से आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं, सारी चीज़ें, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो और एजुकेटेड में करो, आप देश की सेवा करो। किसी को गाली गलौज देना, फिर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, मतलब व्हाई आर यू प्लेइंग बैकडोर? जाओ, धड़ल्ले से जाओ, सामने ये पीछे से पिंच करना, ये करना, देखो देखो क्या निकला आदमी वगैरह वगैरह, ये काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ। और इतना हमारा स्केल आ गया है अब कि अब जब नीचे गिरेंगे कई इन्फ्लुएंसर, जैसे फिनफ्लुएंसर नाम की एक चीज़ है, अब देखिए कितने एक से एक आते थे, कहाँ गए सब लोग बताइए? कोई दिख रहा है आपको आज? फिनफ्लुएंसर। ऐसे ही पॉलफ्लुएंसर्स या जो भी आपको शब्द बनाना है होते जाएंगे। तो मेरे विचार में इस वक्त ये दिस इज अ मैसेज आई वांट टू गिव टू ऑल इन्फ्लुएंसर्स, यार थोड़ा संयम रखो, थोड़ी पढ़ाई करो, साइलेंट रहो, हर चीज़ में उंगली देना आवश्यक नहीं है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि पूरा प्रकरण चला, एक स्टेटमेंट कुछ नहीं देना है। मेरे विचार में ये बहुत कड़ी नीति है, क्योंकि देखो वहां से गाली आ रही है, देश चाहता है आप गाली वापस दो, ठीक है, ये सारे, क्योंकि उत्तेज इस वक्त वाइटैलिटी है, हमारे को गाली दी, ये कैसे किया, मोदी ने कुछ नहीं बोला, मगर मोदी क्या कर रहे हैं, बीच बीच में MEA के थ्रू एक छोटी सी स्टेटमेंट आती है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनफेयर, अनजस्टिफाइड, और चुपचाप पीछे जाके बैठ जाते हैं। आपके पास शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर 2 मिनट बाद मसल्स दिखाओ या बॉक्सिंग रिंग में घुसो। आपके पास शक्ति को कंट्रोल करके रखना भी शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपने आक्रमण कर भी दिया, झगड़ा कर भी दिया, तो क्या आप तैयार हो जो उसके रिस्क आते हैं? सपोज रोड रेज है, गाड़ी से उतरे, निकला, पता हो उसके पास बंदूक निकली, उसने ठोक दिया आपको, या आपसे बड़ा तगड़ा निकला तो आप दुम दबा के पीछे वापस आके बैठ गए। तो आई थिंक इस वक्त यही साइलेंस जो मैं इन्फ्लुएंस से कह रहा हूँ, पॉलिटिकली भी बहुत, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। ये मुझे तो लगता है शायद ये स्ट्रैटेजी है। हाँ, हो सकता है। थोड़ा सा अब मैं ये जो आत्मनिर्भर भारत हमने डिफेंस में डाला है, उस पे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि हम सही में, इसको मैं कैसे पुट आउट करूँ, क्योंकि जैसे हम जेट इंजन की बात करें, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट कि हम अपना
डेवलप कैसे करेंगे। अब इस पे मैंने एक दिन ट्विटर पे ऐसे अनभिज्ञता में ही लिखा, लोगों से पूछ ही रहा था कि यार अभी दुनिया इतना आगे चली गई है, क्या हम सीधा 6th जनरेशन नहीं बना सकते, या हमें वो जो हार्डशिप्स हैं 3rd 4th 5 वो करते हुए ही हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये यदि आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो बताइए कि हम कब तक, जेट इंजन ही मेन चीज़ है, बाकी तो हम बंदूक बना ले रहे हैं वर्ल्ड क्लास, जैसे SSS डिफेंस की फैसिलिटी में जाके देखा, अभी डिफेंस एक्सपो लगा था तो उसमें हमने देखा ड्रोन्स बढ़िया बन रहे हैं, म्यूनिशन ड्रॉप करने के लिए बहुत तरह की चीज़ें बन रही हैं। लेकिन ये एक जेट इंजन हमारा एक वो दुखती रग आप कह सकते हैं कि वो बन के रह गया, जिसके लिए हमें डिपेंडेंट दूसरों पे होना ही पड़ रहा है। और उसमें भी है कि हम युद्ध की स्थिति में हों और हमें कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रहा है, सारा रिलायंस उधर ही है। ऐसे में अपना कब तक एक रियलिस्टिक कोई फिगर है कि हम बना लेंगे, या आपको फिर से आत्मनिर्भर भारत में विश्वास है या नहीं है कि हो जाएगा कि नहीं होगा? तो आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। अच्छा। मैं डिफेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो आपने सवाल के अंदर जो एनालिसिस दिया वो मेरे लिए ज्ञान है। अरे तो मैं जानता नहीं हूँ, मगर ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज देख लीजिए। आपको मालूम है दुनिया में कितने देश हैं जिन्होंने 5G बनाया है? बहुत कम ही होंगे मुझे लगता है। चाइना, US, साउथ कोरिया, इंडिया, फिनलैंड, ठीक है। 5वां कौन सा है? भारत। और सबसे बड़ा रोल आउट हम ही ने किया है, इफेक्टिवली भी। कल तक हम कहाँ थे? कहीं नहीं थे। हाँ। आज से 3 साल पहले we were 0। क्या हो गया 3 साल में? एक तो चाइनीज की इन्फिल्ट्रेटिव हुआवे टेक्नोलॉजीज का प्रकोप था, डर था, उसको रोक दिया। फिर हमें साउथ कोरिया से लेना पड़ा, फिर हमें नोकिया से लेना पड़ा, इधर अमेरिका से लेना पड़ा। तो IIT मद्रास में ये प्रोजेक्ट शुरू गया जहाँ से हमने 5G बना ली। आपको पता है हम 6G पे काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी पे अपनी दिशा फोकस डालें, क्यों नहीं कर पाएंगे? दूसरा, कितनी कंपनियां हैं जो आजकल ड्रोन्स बना रही हैं। हो सकता है वो टॉप क्वालिटी ड्रोन्स ना हो, बट वी विल गेट देयर। हाँ, पहुंच जाएंगे वहाँ। वी विल गेट देयर सूनर और लेटर। ये इट इज़ डेस्टाइंड। मतलब अगर आपने चलना शुरू कर दिया है, इकोसिस्टम बनना शुरू हो गया है, प्लस आत्मनिर्भरता की एक पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है, तो क्यों नहीं हम ड्रोन्स बना पाएंगे? इस साल नहीं बनाएंगे, अगले साल नहीं बनाएंगे, उसके अगले साल बना लेंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स आप देख लीजिए। कोविड जब आया था, आप सोचिए कोविड विदाउट जियो क्या होता? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। दिस इज द प्राइवेट सेक्टर bringing in a nationalistic potential and enabling people like you, bhai. Your business is dependent on this. Jio, हाँ। जियो नहीं, इंटरनेट जियो ने शुरू किया, उसके बाद एयरटेल ने, बाकी मोबाइल टेलीफोन। हाँ, करेक्ट। सारा इनोवेशंस हुए। तो डिफेंस में क्यों नहीं हो सकते? अब शिप बिल्डिंग हमने चालू कर दी है। वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू, बाय द वे। अच्छा। हाँ, शिप बिल्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। पता नहीं आप किसी नेवल उसमें गए हैं, अभी तक आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। याद है मैथ्स पढ़ते थे हम 11वीं 12वीं में, कैलकुलस पढ़ते थे, कितना डर, कितना मतलब आंसू निकलते थे। ठीक है, हर मिनट वहां कैलकुलस का प्रयोग होता है। अच्छा। हाँ? मतलब जो लोग कहते हैं अरे यार इसका जीवन में कहाँ यूज होने वाला है। एग्जैक्टली। उनको बोलो इंडियन नेवी में होता है। नेवी में होता है। हाँ। ठीक है, नेविगेशन में इस तरफ में होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यदि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें ये करना है, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात एक होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। जैसे मैंने आपको दिखाया, आईफोन बनता है कि कंपोनेंट्स आते हैं, कोई कुछ बनाता है, कोई चिप बनाता है, कोई कॉर्ड बनाता है, कोई कोबाल्ट माइनिंग कर रहा है कुछ। तो हो सकता है डिफेंस भी ऐसा ही हो। और आज के दौर पे आत्मनिर्भरता इज नॉट 100% कंपोनेंट। जैसे स्वदेशी जो 1920s का स्वदेशी था और 2020s का जो स्वदेशी है, उसमें काफी अंतर है। उस वक्त बॉयकॉट था, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, बाय ओनली इंडियन गुड्स। बट व्हाट गुड्स? कपड़े,
चप्पल, जूता, हाँ, इतना ही चाहिए। साइकिल भी शायद पता नहीं हम बनाते थे या नहीं, मैं नहीं जानता, बट बेसिकली धोती, चरखा, ठीक है, ये सब था। टैंक्स की बात तो नहीं कर रहे थे उस वक्त, या बंदूकों की बात तो नहीं कर रहे थे। दैट वाज द स्वदेशी ऑफ द 1920s। 2020s में अब आपने देखिए 15 अगस्त के नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच थी, उन्होंने स्वदेशी का आह्वान किया था। 27 सितंबर को मोहन भागवत जी जो आरएसएस के लीडर हैं, हेड हैं, उन्होंने इसकी स्वदेशी की आत्मनिर्भरता की बात करी। तो सवाल पूछा मैंने कि व्हाट डज इट मीन, डू वी रिजेक्ट एवरी? तो ऐसा नहीं है, ना मोदी जी ना भागवत जी कह रहे हैं कि रिजेक्ट करो कुछ, मगर जितना और जहां जहां हो सकता है अपना आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी खरीदो। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया जिससे कि मेरी आंखें खुल गई। वो बता रहे थे कि एक गांव है या था, शायद आज भी है, जहां पे हर साल कोई फेस्टिवल होता है जिसमें सब लोग जाते हैं अपने बर्तनों को लेके, अर्दनवेयर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन होते हैं, एक जगह जाके वो बर्तन फोड़ते हैं, तोड़ देते हैं, वापसी पे नए बर्तन खरीदते हुए वापस घर आते हैं साल में एक बार। अच्छा। इससे रोजगार मिलता है, इससे सोशल कोहेशन होता है, वगैरह वगैरह। ये उनका था। मैं नहीं कह रहा आप ऐसा करो या हम ऐसा करेंगे, और पता नहीं हम मिट्टी के बर्तनों में खाना बना भी पाएंगे इस वक्त या नहीं, बट जस्ट एज एन इलस्ट्रेशन दैट विलेज इकोनॉमी कैसे काम करती है और कैसे द इकोनॉमिक्स एंड द यूनिटी ऑफ एन एंटिटी एक साथ कैसे हो जाती है। इससे आत्मनिर्भरता या स्वदेशी 2.0 कह लो उसको, का बेसिस है। फिलॉसफी बेशक सेम रहे, मगर कैन इंडिया मेक आईफोन्स विदाउट 119 कंट्रीज? नो। कैन वी मेक एयरक्राफ्ट विदाउट द 30 अदर कंट्रीज? आई डोंट थिंक सो। सॉफ्टवेयर, मतलब बहुत सारी चीज, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हमें बस जितना ज़्यादा नेटवर्क कर पाएं, ऑफकोर्स अपनी, आज तो ऐसी स्थिति है कि एक छोटा सा लड़का 19 साल का कॉलेज में बैठ के कुछ भी कर सकता है और कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ शायद थोड़ी कम है। इन दोनों के बीच में आत्मनिर्भरता की दिशा है। तो हम किसी एक पे निर्भीत ना हो, और ना ही हम हैं बाय द वे। इसकी ये दिस इज़ द होप। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जहाँ पे भारत फाइनली आफ्टर प्रयास करने के बाद आत्मनिर्भर ना हो। 5G 6G का एग्जाम्पल मेरी आंखों के सामने है, और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि मुझे नहीं विश्वास था। मैंने भी पढ़ा था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है 5G 4G, सिर्फ 3 देश 4 देश कर सकते हैं। हमने करके दिखा दिया भाई, लैब में बना दिया और रोल आउट भी कर दिया। नहीं, बहुत सारे लोग वही होता है कि जैसे हम ये वीडियो भी बना रहे हैं, अब ये जिस फ़ोन पे देखा जाएगा हो सकता है वो इंडियन ना हो, या हम जो माइक है वो ऑस्ट्रेलियन है, रोड कंपनी का, कैमरा जो है वो जापान का बना हुआ, लेंस जो है यूएस का बना होगा, ट्राइपॉड कहीं और का होगा, ये दोनों गोडॉक्स की लाइट हैं वो चाइनीज़ है। अब हम क्या करें, क्योंकि हमें उत्कृष्ट गुणवत्ता का, फाइनेस्ट क्वालिटी का हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो भारत में भी बनना हो सकता है आरंभ हुआ हो, और हमारी व्यवस्था है कि हमें विदेशी लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ तक तो हम कॉम्प्रोमाइज, हाँ इस गुणवत्ता का बनने लगे तो आई विल बी हैप्पी टू पे 20% मोर ऑन इंडियन गुड्स। और ये हम दूसरे सेक्टर्स में देखते हैं, जैसे नॉर्मल लाइट्स जो दिवाली में आती हैं कि चाइनीज़ हमें नहीं लेना है भाई, 20 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, हम वो लगाएंगे। ये एक मतलब वेव ऑफ नेशनलिज्म कह लीजिए, या फिर स्वदेशी होने का ये कॉन्शसनेस जो है ना, वो जनता में लाना, ये नरेंद्र मोदी की मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी जो है अचीवमेंट है। बट इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहता हूँ। यू एज एन इंडिविजुअल, यू आर अ प्रोड्यूसर, यू आर अ कंज्यूमर, आई एम एन एम्प्लॉई, देयर इज एन एम्प्लॉयर, देयर इज एन इन्वेस्टर। ये हमारी आम जीवन भी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ बिल्कुल। तो द सेम पर्सन wants the best product, cheapest product, but the same person does not want to let go of his job, which is a high paying job, or whatever job that he's got.
ही वॉन्ट लेट गो ऑफ दैट जॉब टू बिकम स्वदेशी. सपोज मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, क्या वो छोड़ दे? नहीं. तो द कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन आवरसेल्व्स, कॉन्ट्रडिक्शंस कह लो या कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी कह लो, वेयर going 100% Atmanirbhar, going 100% Swadeshi, to me is virtually impossible. But can we get there? Can Indian producers start upping their game, start investing in research? Last mile पे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है प्रोडक्ट्स में. वहाँ लास्ट माइल पे चाइना कितना आगे, आप देखिए. उन्होंने पूरा शहर ही, आपने कहा ये लाइटें चाइनीज हैं. हाँ. क्या जबरदस्त हैं. हाँ, सस्ती भी होंगी और इफेक्टिव भी होंगी. 4 साल से चल रही है और ये इट डजंट ब्लिंक, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है. पहले होता था अनरिलायबल, बट चाइना ने, चाहे DJI का ड्रोन आप देख लो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया है. माइक्रोफोन्स भी जो है चाइनीज बढ़िया बनने लगे हैं. स्मार्टफोन्स जो है चाइनीज वो एज गुड एज एप्पल और सैमसंग वो बना ले रहे हैं. तो भाई उन्होंने वो आरंभ किया था कहीं से कि चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली बात होती थी उसमें. बट नाउ दे हैव, वो उन्होंने परफेक्ट कर लिया कुछ टेक्नोलॉजी. वो टिम कुक एक बार बता रहे थे कि उनसे पूछा गया आप तो सारा काम चीन में करवाते हो. बोला मैं चाह करके भी US में नहीं करवा सकता, क्योंकि इसमें जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक आईफोन को बनाने में लगती है, अगर मैं चाहूँ तो खाली ये रूम भर सकता है वैसे इंजीनियर से, और चीन 11 फुटबॉल फील्ड भर देगा. उनके पास केवल वो छोटे काम करने के लोग नहीं है, वो हाईली ट्रेंड और कटिंग एज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने की एबिलिटी मास प्रोडक्शन के लिए उनके पास पूरा तैयार है. इस कारण से हम वहाँ करती है ना. और बोला कि ये भूल जाओ कि चाइना में प्रोडक्शन अब चीप रह गया. बोला वहाँ से ही बनाना हमको जो है महंगा ही पड़ रहा है, लेकिन वो वॉल्यूम वही दे पा रहा है. तो हो सकता है भारत में भी धीरे धीरे पहला लेयर मुझे लगता है बन गया है. बढ़िया हाईवेज बन रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल जो है फिगर आउट कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं. तो हो सकता है कि आगे चलते. और ये भी सोचिए ना, हाँ, आज भारत 4 ट्रिलियन है. हाँ, जब अमेरिका 4 ट्रिलियन था क्या हालत तो क्या थी? था. हाँ, जब चाइना 4 ट्रिलियन था क्या हालत थी उसकी. तो लेट अस नॉट ओवर, हम अपने आप पे हार्श बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना हो यार. जस्ट पुट इट इन पर्सपेक्टिव कि आज अमेरिका 30 ट्रिलियन है, जब वो 4 ट्रिलियन था वो क्या कर रहा था, कहाँ था, कितना उसका प्रकोप था, क्या था, कुछ नहीं था. चाइना हमारी आंखों के सामने कैसे बढ़ा है, और शी जिनपिंग से पहले बिल्कुल ठीक ठाक था. उसके आते ही ये सिक्योरिटी स्टेट और इस प्रकार की चीज़ें, एग्रेशन, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, वुल्फ डिप्लोमेसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ये सब चालू हुए हैं. तो इसको पीछे, भारत के केस में अगर ये पीछे जाएं तो चाइना इज बैक, वी आर बैक टू वेयर वी वर. हाँ, एक और बात, वो हमारा जो कश्मीर से वो जो CPEC बना रहे हैं उसको भी रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी टेरिटरी है, बेशक पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की हो. तो वो दैट इज़ द अदर थिंग. बट ये अगर चला जाए तो सोचिए वी आर बैक टू वेयर वी वर, एंड आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एट ऑल. बल्कि जो भी मेरी पर्सनल एंगस्ट है चाइना से, वो उनकी टेक्नोलॉजी, या हुआवे इज अ डैम गुड कंपनी. बिल्कुल. उनका एक ट्राइफोल्ड स्मार्टफोन आया, वो इतना सही बनाया उन्होंने. नहीं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं वो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, उनकी टेक्नोलॉजी सॉलिड कंपनी, सॉलिड. बट वी डोंट वांट इट बिकॉज इट्स, वो इंट्रूजन का डर है, सिक्योरिटी स्टेट, स्ट्रेटेजिक स्टेट. आपको मालूम है चाइना जो पोर्ट्स में आजकल जो क्रेन्स हैं, USA में क्रेन्स कौन बना रहा है? चाइना. अच्छा. पोर्ट्स पे वो बड़ी बड़ी क्रेन्स देखिए, वो सब मेड इन चाइना है. पहले यूरोप से आती थी, कहीं से आती, बट दे कुडंट कम्पीट. चाइना इज चीपर, बेटर एंड मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. बट क्रेन देके उनका पेट नहीं भरा. उन क्रेनों में उन्होंने मोडेम्स लगाए हैं, और हर पोर्ट के आसपास नेवल बेस होता है, सारा कुछ ओपिंग तो वो वहां से देखे जा रहे हैं. जो मतलब हम लोगों ने एप्स, आप शांति से अपना पैसा बनाओ यार. हाँ. ट्रेड करो, पैसा बनाओ, आगे बढ़ो. ये क्या फालतू की चीजें करनी है. अच्छा, ये आज फालतू लग रही है, जब हम 20 ट्रिलियन के होंगे शायद हम ये फालतू पना करेंगे. वी डोंट नो, वी डोंट नो. इंडिया इज अ डिफरेंट स्टेट. आई डोंट थिंक वी विल डू इट, बट आज कहना थोड़ा 50-50 है. वैसे ही चाइना ठीक ठाक था. अब जब ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ये और ग्रेट पावर और ये सब शुरू हो रहा है, तो इन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया. तो ऑब्वियसली देयर विल बी टेंशंस. दोस टेंशंस
इंडिया झेल लेता अगर हम एंगोला की ज्योग्राफी में होते, यहाँ जियोपॉलिटिक्स आता है, लेकिन हमारी ज्योग्राफी उनसे जुड़ी हुई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो हमारे प्रति चाइना को, मैं तो 2 कदम ही बोल रहा हूँ, 5 कदम पीछे लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर फॉर अस टू बिकम solid friends and become an anchor for global growth. By the way, India contributes 17% to global growth. So which country wants to get does not want to be part of India? ये आप जरा मुझे बता दीजिए। सही बात है। अब वापस आते हैं, ज़ेलेंस्की ने SCO से जस्ट पहले जो है फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को, और उसने भी जो ट्वीट उसने किया है उसमें लिखा हुआ है कि हमें फेवरेबल सिग्नल्स मिल रहे हैं कि भारत रूस से बात करेगा और कुछ हो सकता है हो ही जाए। क्या आप भारत को देखते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने में कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है रूस और यूक्रेन के बीच? महत्वपूर्ण तो नहीं कर सकता, मगर फाइनल टिल्टिंग शायद कर पाए, क्योंकि महत्वपूर्ण जो प्लेयर्स हैं वो है USA, रशिया और चाइना, लिटिल बिट यूरोप, बट यूरोप भी फिर इनडायरेक्टली USA ही है। तो इंडिया की जो मॉरल पोजीशन है, जो कि जब लड़ाई शुरू हुई थी तभी से है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, दिस इज द टाइम फॉर पीस, वो मॉरल परसुएशन, जिसको मॉरल सुएशन बोलते हैं, वहां तक सीमित है। मगर कैन वी एनफोर्स पीस? नहीं, एनफोर्स तो हम नहीं कर सकते। वंस पीस हैज कम, कैन वी सेंड पीस कीपर्स? यस, यूनाइटेड नेशंस के उसमें पीस कीपर्स जाते हैं, इंडिया उसका हिस्सा डेफिनेटली बनेगा, बन सकता है और बनेगा। मगर एनफोर्स तो या तो अमेरिका कर सकता है, या चाइना, या रशिया, ये 3 बिग प्लेयर्स हैं, बाकी तो ऐसे ही हैं, मतलब शोर मचाने के लिए। तो इंडिया जो है, इट कैन बी द टिल्टिंग पॉइंट, इट कैन बी द फाइनल पिवट, इट कैन बी एन इंक्रीमेंटल प्लेयर, अ मॉरल स्थिरता जो कि हमने कंसिस्टेंटली दिखाई है। हो सकता है इतना झगड़ा हर जगह फेल हो गया, ट्रंप कभी पुतिन को गाली दे रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इन सब गाली गलौज से जब लोग थक जाएं तो शायद भारत के मॉरल प्रिंसिपल का एक्सेप्ट करने की शायद क्षमता हो जाए दुनिया में, और शायद पीस हो जाए। बट ओवरऑल मेरे विचार में भारत विल बी अ कंट्रीब्यूटर, नॉट अ ड्राइवर ऑफ पीस। इसका एक और, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि इंडिया पहले नॉन अलाइंड था, अब इंडिया की पॉलिसी शिफ्ट इस तरह से हो गई है कि इंडिया अलाइन टू ऑल दिखता है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जब आप अलाइन टू ऑल हैं, भले ठीक है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आपने दोनों को बोल के सीज फायर करवा के कॉरिडोर बनवा के अपने बच्चों को निकाला, ऐसे ही आपने कुछ और जगहों पे भी किया है। पर फिर क्या होता है कि आप जब अलाइन टू ऑल या नॉन अलाइन टाइप के रहते हैं तो आपका कोई ऑल वेदर फ्रंट टाइप का होता नहीं, जो हमें वो थोड़ा सा कई बार जो है वो झेलना पड़ जा रहा है कि जब आपको आवश्यकता होती है, जैसे अभी पहलगांव पे ही US के साथ यदि इस तरह का नहीं होता सिचुएशन, तो हो सकता है US पाकिस्तान, मतलब एक होता है कि पाकिस्तान के साथ वो खड़ा दिखता है या उसके फाइटर जेट्स वहाँ पे हैं, परंतु कम से कम बोलने में या आसिम मुनीर को 2-2 बार बुलाने में वो इस तरह का नहीं करता। क्या ये अप्रोच सही है कि हम सबसे ही बातचीत करते रहें? और अप्रोच क्या है? क्या चाहते हो आप कि हम अमेरिका से बात ना करें, चाइना से बात ना करें, रशिया से बात ना करें? किससे बात ना करें? सऊदी अरेबिया से बात ना करें, यूक्रेन से बात ना करें, EU से बात ना करें? किससे बात ना करें या किससे करें? सबसे करेंगे। और जैसे हमारा आपका पहला सवाल था, परमानेंट फ्रेंड्स, परमानेंसी हम ढूंढ रहे हैं ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ पे हर क्षण एक अर्थक्वेक आ रहा है और अब बढ़ गया है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये परमानेंसी ढूंढना मेरे विचार में हमें छोड़ देना चाहिए। नहीं आएगी, ना थी ना होगी, ना है ना होगी। और दूसरी बात ये कि आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा देश है जो बढ़ा है और उसके दोस्त थे? अमेरिका, अपने वर्ग, चाइना, जापान, जापान,
रशिया, वो सोवियत यूनियन रशिया। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें हमारे राइज को लोग अप्रिशिएट करेंगे, हमसे दोस्ती करेंगे, हमें शाबाशी देंगे, हमसे जुड़ के हमारी मार्केट्स का फ़ायदा उठाएंगे, हमारे इन्वेस्टर रिटर्न्स लेंगे? आई कैन अंडरस्टैंड। हमें अपना डिफेंस का सामान बेचेंगे, हमसे सामान खरीदेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। बट हमें शाबाशी, ताली, हमारे राइज पे से वो खुश होंगे? सोचिए हिस्ट्री में कब हुआ है? आप जब ब्रिटेन का दौर था ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या उसने उसके दोस्तों के साथ बात करी थी? वो तो बस ग्रो हुआ था। हमें भी अपने बलबूते, अपनी शक्ति पे ग्रो होना है और वैसे ही ग्रो होएंगे। तो ये जो टेस्ट्स आ रहे हैं, ट्रंप के टेस्ट्स, शी जिनपिंग के टेस्ट 2019 से जो हिमालयों में झगड़ा, ये सब हमें स्ट्रेंथन करते हैं। हाँ, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, शोर शराबा बहुत होता है, चाइना में नहीं होता है, या अगर होता है तो उसे दबा दिया जाता है। और आयरन कर्टन है वहाँ इंफॉर्मेशन का, तो वहाँ देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते वहाँ के लोगों के साथ हम। ट्विटर नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत कोई अलग देश है कि, मगर क्योंकि भारत राइज कर रहा है और हम सबको इस राइज का सेंचुरी से प्रतीक्षा कर रहे थे। थैंक गॉड अब भारत इज राइजिंग, चलो बहुत अच्छी बात है। कौन कहेगा यार, कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। अब ये मैंने इसलिए पूछा कि जैसे तुर्की में अर्थक्वेक आया तो हमने एनडीआरएफ जो है भेजा, और ऑपरेशन सिंदूर के समय में तुर्की क्या कर रहा था, उसके प्लेन्स कहाँ जा रहे थे, ये भी हमने सारा कुछ होता देखा। बांग्लादेश में एक्चुअल में इंडिया उनका ऑल वेदर फ्रंट टाइप का था, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे या भाजपा की सरकार आए। हमने उनको चाहे टेक्सटाइल हो या टाइल का इंडस्ट्री हो या अन्य छोटे छोटे इंडस्ट्री में अपने जगह के बिजनेसेस को दबा के, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा पॉज पे रख के उनको फलने फूलने की मतलब अवसर उस तरह से दिया। और उन्होंने वो अभी जो है बहुत अच्छे टर्म्स पे इंडिया को लेकर के बात वो करते दिखते नहीं। तो जो मतलब ये क्या है कि ये इसे हम पॉलिसी फेलियर की तरह देखें या हम इसे हज़ार्ड्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स कह सकते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन कह सकते हैं कि हमें जो सामने दिख रहा है हमें उसी में नेविगेट करते हुए चलना है। चाइना के सारे बॉर्डर्स सिवाय पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया टेंशन है। हाँ, हर जगह। वो तो समुद्र में भी टेंशन, सारे बॉर्डर, समुद्र में भी टेंशन, समुद्र में भी टेंशन। हाँ। ठीक है, समुद्र को मैं बॉर्डर ही कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जैसे मालदीव्स, तो ये चाइना का फेलियर है या सक्सेस है या क्या है, क्या बोलेंगे आप? अमेरिका आज कनाडा से भी प्रॉब्लम है, मेक्सिको से भी प्रॉब्लम है, क्यूबा से हमेशा थी, लैटिन अमेरिका से भी है। तो भारत फिर से आप, यू आर सीकिंग एक्सेप्शनलिज्म in a country where no exceptionalisms have ever happened or are even today happening. वो मुझे लगता है अपनी मूर्खता के कारण हम लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि बाकी देशों में भी यही सिचुएशंस होती है। नहीं, और मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देशों की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो हमें क्यों लड़ना है बांग्लादेश के साथ बिना बात की? अब वो खुद लड़ना चाहे तो ठीक है, मतलब स्कूल में होते हैं वो बोली खाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मतलब उसको झापड़ मारते हुए भी आप घबराते हो कहीं मरी ना जाए। एक बार एक चोर घुसा था हमारे पुराने घर में, उसको मैंने पकड़ लिया, हाथ मरोड़ के उसको, आई जस्ट हेल्ड हिम जब तक पुलिस आई। पुलिस उसको ले जाने लगी, पीटने लगी। मैंने कहा यार मारो मत, ये आपके ऊपर मतलब यू विल बी इन ट्रबल, ये तो मर जाएगा, यू नो। तो ऐसे क्या जरूरत, ठीक है तुम गाली दे रहे हो, वो देखा ना इतना सा कुत्ता छोटा सा, हाँ, और बड़े बड़े कुत्ते उसके आसपास वो करता रहता है वो, मतलब ठीक है यार भौंको, हमें अपनी शक्ति पता है। बांग्लादेश क्या है, वो खुद अंदर से कितना जल रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, तो इससे हमें तकलीफ होती है थोड़ी बहुत। या वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन, आसाम में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो वो हमें अपना देखना है। मगर क्या लड़ोगे, क्या खत्म हो जाएगा यार वो तो।
कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसे में मेरे ख्याल हमें ज़्यादा अपना माइंड स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। भूखमर्री हो तो थोड़ा खाना पीना भेज देंगे, ज़्यादा उंगल करोगे तो हम रास्ते बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा क्या बॉम्बिंग थोड़ी करेंगे वहाँ जाके हम। और ये हर जगह है, चाइना के साथ है, हर बॉर्डर इंक्लूडिंग रशिया के साथ टेंशन है। रशिया वो जहाँ पे 850 बिलियन डॉलर की गैस पाइपलाइन की चर्चा हो रही है, ऐसा देश 850 बिलियन, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन, सोचिए वो उसकी चर्चा हो रही है। 5-6 साल हो गए, नहीं 7-8 साल हो गए। ऐसे देश के साथ भी उसकी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, जापान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ताइवान तो है ही, साउथ कोरिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, मंगोलिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तजाकिस्तान की टेरिटरी खा चुका है 1200 स्क्वायर किलोमीटर। तो मतलब भारत, आई मीन दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशनल लाइफ। ये ऐसा ही रहेगा। हजार्ड्स हैं एक तरह से। एंड दे एक्सपेक्ट, भारत इतना बड़ा देश, दे एक्सपेक्ट कि हमें भी दे दो, तो दे देना चाहिए, थोड़ा वो दे दिया। चिल्लड़ विल्लड़ इधर उधर। चाइना के सामने आंख से आंख मिला के खड़े हैं। लेट्स जस्ट कंपेयर, लेट्स पुट इट इन पर्सपेक्टिव। चाइना के साथ हम आंख से आंख मिला के खड़े हैं ऐसी जगह पे जहां पे किसी और देश की औकात नहीं है। सियाचिन में किसी और देश की औकात -40 में। अब बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया आउट कर लो यार, इंडिया आउट। मरोगे तो हम ही पानी भेजेंगे। पानी हमने भेजा, हाँ, पानी तक हमने भेजा, सही बात है। अब एक हम राइज ऑफ रेसिज्म देख रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, जो आपने बोला भी कि ग्रोइंग इंडिया जो है वो किसी के आंख को भाएगा नहीं, वो आंख में एक कंकड़ की तरह वो चुभेगा ही। पहले हमने ऑनलाइन देखी रेसिज्म की, शिटी है, स्टिंकी है, इस तरह का करीब पर्सन और ये सारा करके। फिर क्या हुआ कि उसके कुछ दिन के बाद हम आयरलैंड में देखते हैं इंडियन नर्सेज को टारगेट किया जाने लगा। उसके बाद 6 साल की बच्ची को मारा पीटा जा रहा है इस तरह से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं, फिर खालिस्तानी जो नौटंकी करते रहते हैं बीच बीच में, वो सारा कुछ भी चलता है। लेकिन हम खालिस्तान पे नहीं, मैं इस पे कि यूरोप की जो स्थिति अभी बन रही है, और वहाँ पे उनको दिक्कत इंडियन से है, लेकिन जो इमिग्रेंट्स, और उसमें मुस्लिम इमिग्रेंट्स, मुस्लिम मेल्स जो आ रहे हैं, नाव में भर भर के आ रहे हैं, उन्होंने जो चाहे ग्रूमिंग गैंग्स का एक आतंक जो यूके में चल रहा है, उसके बाद फ्रांस में पॉपुलेशन उनकी 4-5% है और क्राइम में रेट 56%, 54% टाइप का है। और ये मोर और लेस पूरे यूरोप में 1-2 राष्ट्रों को आप छोड़ दें, पोलैंड टाइप का, जहाँ बंद ही किया हुआ उन्होंने कि मुसलमान हमें चाहिए ही नहीं। यूरोप की स्थिति आपको क्या लगती है? और मुझे लग रहा है कि यूरोप में लोग सड़कों पे आने लगे कुछ दिन में। आ गए हैं ऑलरेडी, ये प्रोटेस्ट चलना शुरू हो गए हैं। हाँ। लेकिन आपने यूरोप कहा तो मैं आपको एक थोड़े नंबर्स देता हूँ। 50,000 स्टूडेंट्स हैं जर्मनी में, इंडियंस, और हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और जर्मनी बुला रहा है। ये एक देश है, बाकी फ्रांस, इटली और स्पेन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक उन्होंने रियलाइज़ किया है कि इस जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या इंडियन वर्कर्स हैं वो अलग हैं, और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो अलग हैं। बल्कि मैं जब जाता हूँ, ब्रसेल्स जाता हूँ, हेलसिंकी, एथेंस, इधर उधर जब जाता हूँ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, मैं यही सवाल कहता हूँ, यार तुम लोग 40,000 50,000 पर कैपिटा इनकम वाले देश हो, तुम्हें you can attract the best minds from across the world. Why are you getting these people who are coming in from some very disturbed places and want to convert your country into that disturbed areas? So what is wrong with you? दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ कि आपने इतना रेगुलेट कर लिया कि आदमी सांस नहीं ले पाता। तो ये दोनों मुद्दों पे यूरोप में डीप डिबेट चल रही है। रेगुलेशन थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है, रिच लोगों की बात है वगैरह वगैरह, तो करके तो ज़्यादा उसमें मेरे को दिशा दिख रही है। चर्चा सुन रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स हाँ करते हैं, मगर एक्शन शायद उतना नहीं हो रहा। मगर ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ये तो आप कल परसों का देखिए, यूरोप तो
बैकलैश चालू हो गया वहाँ पे। और यूके की कोई मिनिस्टर या सांसद है, उसका स्टेटमेंट आया, नहीं सरकार ने कोर्ट में बोला कि इमिग्रेंट्स के राइट्स जो वो ट्रम्प करते हैं लोकल लोगों के राइट्स को। अब ये डेमोक्रेसी है, एट सम पॉइंट पीपल विल वोट देम आउट, और इफ दे वांटेड गुड लक टू देम यार, क्या बोले। मतलब इसी बीच में इंडियन लोगों पे भी because of the color of the skin they get hounded, they get attacked, but ठीक है, that's how it is. अब ये अंतिम प्रश्न है कि भारत का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है इन सब, मतलब जो वैश्विक परिदृश्य में जो चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, प्लस हम अपने आप पे फोकस भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि है कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बेसिक जो लाइफ की चीज़ें थी जो पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेकार बनाए हुए थे, अब धीरे धीरे मतलब वो बढ़ रही है। हम चाहे शौचालयों की बात कर लें, यूपीआई एक मतलब उस पर भी मैं जानना चाहूँगा कि यूपीआई को एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह इंडिया लिख चुका हूँ भाई, मैंने तो पूरा आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर। आर्टिकल था तो थोड़ा सा उस पर बोले, फिर मैं वो अंतिम प्रश्न भारत का पोजीशन क्या है उस पर बोलिएगा यूपीआई के बारे में। यूपीआई से बड़ा मैजिकल पब्लिक गुड भारत ने आज तक नहीं बनाया अपने कल्चर के अलावा। वो कल्चर पढ़ते पढ़ते लोग कौन पढ़ता है, कौन करता है, क्या कब उसको रिलीजन बना देते हैं वगैरह, वो सब छोड़ो। बट यूपीआई एज अ फाइनल प्रोडक्ट, यूपीआई हमारा ग्लोबल प्रोडक्ट है। यूपीआई इज़ अ एस्पिरेशन जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि आत्मनिर्भरता, स्वदेशी वगैरह। तो यूपीआई को देख के, यूपीआई के ना एक फ़ोटो लगा के उसको माला चढ़ा के रोज़ सुबह वहाँ जाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए, और तब जाके अपने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मशीन पार्ट्स हो, मशीन टूल्स हो, कुछ भी हो, कपड़ा हो, यूपीआई को सामने रख के। यूपीआई मतलब मुझे तो यार प्यार है यूपीआई से। आई एम इन लव विद यूपीआई। इतना बढ़िया पब्लिक गुड है और इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, और शायद हो भी रहा है। 8 कंट्रीज में आ चुका है, बाकियों में बढ़ता जाएगा। आपको मालूम है मैंने अब ट्रैक करना बंद कर दिया है, बट ऑलमोस्ट हर महीने या हर ऑल्टरनेट महीने यूपीआई की जो वैल्यू थी ट्रांजैक्शन की, इट वाज राइजिंग एट द रेट ऑफ 1 कंट्री। अच्छा, मैं आपको आर्टिकल भेजूंगा, आप उसको देख लेना। तो जैसे 230 बिलियन, लेट अस से दैट इज ग्रीस। अगली बार देखता हूँ 260, दैट्स ओमान या कतार। अगली बार देखता हूँ कुछ और, हर बढ़ता ही जा रहा है। तो इतनी बढ़िया चीज़ है ये, और आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड सॉफ्ट पावर, एंड आई थिंक वी आर यूजिंग इट वेरी वेल। एंड लास्ट माइल थोड़े से साइन अप्स की ज़रूरत है। लास्ट माइल सर, मैं अपने गांव में सब्जी यूपीआई से खरीदता हूँ। हाँ। और इंटीरियर जगहों की मैं बात कर रहा हूँ कि एवरीवेयर इट हैज़ गजब की, मतलब जिस इंटेंसिटी से चिदम्बरम मॉक कर रहा था ना, उसको ऐसा थप्पड़ वो हल्क वाला मुक्का लगा है ना उसके मुंह पे, मतलब हाँ यही कि, और तुम हार्वर्ड से पढ़ के आए, तुम अपने आप को महाज्ञानी, और नहीं कांग्रेस में तो ज्ञानी लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे ब्लू टर्बन, तुम्हारी सोच नहीं थी कि गांव में ये हो सकता है। नहीं, मगर यूपीआई ये गांव में क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की फर्स्ट टर्म की पहली स्कीम थी जन धन योजना, उसके कारण बिल्कुल जैम ट्रिनिटी के कारण एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बन गया, उसके ऊपर यूपीआई आके बैठ गया। बिल्कुल। और मैं भी मतलब जब मुझसे पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी की एक चीज़ यदि चुननी हो जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया भारत के लोगों के जीवन को, मुझे वही फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू यूपीआई, कि भाई साहब यूपीआई ने जो, मतलब मैं 2016 में चीन गया था, तो वहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि वी चैट के थ्रू हर आदमी के पास खाली फ़ोन है, वॉलेट कोई रखे हुए ही नहीं है, फ़ोन और एक पावर बैंक, हर बंदा वो जेब में पावर बैंक से कनेक्टेड है, उसका फ़ोन लेके घूम रहा है, और ठेला वाला हॉट डॉग बेच रहा है या कुछ भी, अपना टच करता है, पेमेंट हो गया। साइकिल आपको यूज करना है पब्लिक वाला, लगाओ, लॉक खुलेगा, यूज करो, कहीं पार्क करो, पे कर दो उसको। तो ये मुझे लगा। और फिर हम भारत आते हैं, और भारत में एक चीज़ मैं देखता हूँ सर कि जैसे हम
2G से हम 3G पे नहीं जाए, 2G से 4G पे आए सीधा, और एकदम इतने बड़े मैसिव स्केल पे। वो ग्रेजुअल नहीं होता है, वो क्वांटम जंप टाइप का ही होता है। उसी तरह एक्सपोनेंशियल। हाँ, यूपीआई में भी हमने वही देखा। ये नहीं हुआ कि अरे पहले पायलट प्रोजेक्ट कर लेते हैं चंडीगढ़ में थोड़ा सा इस सेक्टर में, एक ही बार में लॉन्च करो, मैसिव हिट्स टाइप के जो होते हैं। यूपीआई की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये वाकई मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट है और घर घर तक पहुंच गया है। बिल्कुल, हर भिखारियों के पास पहुंच गया। हाँ हाँ हाँ, मैं वही है कि आप बोलो पैसे नहीं, तो बोलता अरे ऑनलाइन तो होगा। वो जो है अपना ऐसे करके आप सोचो यार, ये वही भारत है आज से 10 साल पहले वाला। आप सोचो 15 साल पहले वाला। अमेजिंग। यूपीआई तो मैजिक, बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिसी। ऑल्दो आई वुड से जीएसटी भी बहुत बढ़िया है। पहले 17 टैक्सेस हुआ करते थे। तो अभी हम एक टैक्स को लेके रोना गाना करते रहते हैं। चपाती पे ये है, होटल में ये है, 5 स्टार में वो है, उस पर हम रोना गाना कर रहे हैं। आप सोचिए 17 टैक्सेस थे ऐसे, और किस प्रकार का करप्शन था, क्या ब्यूरोक्रेसी थी। वो छट से खत्म हो गई। अब ठीक है, अब हम दो स्लैब्स की दिशा में जा रहे हैं। लेट्स होप इट वर्क्स आउट। कन्वीनियंट होगा, बट एक्चुअली अगर 4-5 स्लैब्स भी हों तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो तो ठीक है। ऑल्दो शुरू में जब मैं ये INA मार्केट के अंदर मैं दुकान पे गया था, तो छोटी सी दुकान, इस कमरे से आधे समझ लीजिए, दीवारों पे सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा जीएसटी आ रहा है बॉस, हाउ डू यू थिंक, कैसा चल रहेगा? कहता है हमारा तो ये हो गया, बुरा हो गया, वो हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहता है आप बताओ, अनुमान लगाओ कि कितने प्रोडक्ट्स हैं इस दुकान में। मैंने कहा 1000-1500। कहता है 15,000, और हर एक की जीएसटी अलग है। ये मैं मर गया, वो मैं मर गया। यार अब खट से होती है, खटाखट, मतलब वो जीएसटी उसके MRP पे लगी हुई है, आपने डिजिटली किया, जीएसटी अपने आप कट गया, एंड ऑफ मैटर। तो जो द अमाउंट ऑफ डिजिटाइजेशन दैट इंडिया हैज सीन ओवर द पास्ट डेकेड is I don't think any other country has seen, maybe China has, to this scale. So I think UPI, Jan-Dhan and digitization are the, उसी के ऊपर जीएसटी बैठा है, उसी के ऊपर कई और चीज़ें बैठी हैं, आधार उस पर बैठा है, आइडेंटिटी हो गई है। ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, उसका भारत का कोई मुकाबला नहीं है। बाकी जगह पे या तो स्टेट कंट्रोल है, या फिर जैसे चाइना में, या फिर प्राइवेट कंपनीज का कंट्रोल है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में। तो भारत हैज़ फाउंड दैट वेरी यूनिक स्वीट पॉइंट, यूनिक प्लेस वेयर द सिटीजनरी इज बेनिफिटिंग, द intermediaries are benefiting and the state is benefiting. I think ये तो लाइक किताबें लिखनी चाहिए यूपीआई के ऊपर। तो और वही अंतिम प्रश्न, भारत का भविष्य आपको कैसा दिखता है? मैं तो यार जन्म से ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अपनी गरीबी में भी मेरे को होप दिखती थी, ऑप्टिमिज्म दिखता था। स्कूटर चलाने के पैसे नहीं होते थे, बसों में धक्के खाते जाता था, चलता था, तभी भी मुझे इंडिया अच्छा लगता था। आज 1991 रिफॉर्म्स के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव। शुरू के 44 साल हमारी ग्रोथ थी 6.5%। 1991 से आज तक हमारी ग्रोथ हो गई है 6.6%, सॉरी 8.5%। ये जो अगला जनरेशन आ रहा है, आप गलत आदमी से पूछ रहे हो। हमारे बाल तो सफ़ेद हो गए, हम तो अब फूकने वाले हैं किसी भी वक्त। लेकिन जो आपका जनरेशन है, आपके छोटे जनरेशन हैं, अगर वो हमको 1 परसेंटेज पॉइंट एक्स्ट्रा दे दें, बस, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, हमने देश को हमने का मतलब हमारे जनरेशन ने, मैंने नहीं, मतलब मैंने भी, हमारा छोटा योगदान एट एन एग्रीगेट करके हमने 2 परसेंटेज पॉइंट की एक्स्ट्रा ग्रोथ दी थी, जिसकी वजह से हम आज 4 ट्रिलियन पे हैं। 270 ट्रिलियन से आज हम 4 ट्रिलियन पे हम लेके आ गए हैं हमारे देश को। आप 4 से 40 ट्रिलियन क्यों नहीं ले जा सकते अगले 30 साल में, अगले 25 सालों में? मुझे वो दिखता है। और वहाँ मुझे भारत के जो एस्पिरेशंस हैं, भारत के जो यूथ है, वहाँ पे बहुत होप नज़र आती है। जो नई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए रिस्क्स भी हैं बाय द वे। आपका योर बिजनेस इज़ एट अ वेरी रिस्की प्लेस। आप ये डिस्कशंस करते हो
इसको यूट्यूब पे डालते हो, यूट्यूब से व्यूज़ मिलते हैं, लाइक्स व्हाटएवर जो भी आपकी करेंसी है मिलती है, और आप उससे एक कुछ पैसा कमाते हो, कहीं से कुछ पैसा ऐड से या सब्सक्रिप्शन से, जिससे भी कुछ पैसा आता है। अब आप सोचो ये जो जियो पॉलिटिक्स, टू कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, वो बंद कर दे। जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर रशिया में बंद करवा दी थी, ये तो प्राइवेट एंटिटीज हैं, तो व्हाई शुड प्राइवेट एंटिटीज फॉलो द गवर्नमेंट, बट दे डू। वैसे अगर भारत में बंद करा दिया जाए, आपका रेवेन्यू मॉडल कहाँ गया? आपने क्या डाइवर्सिफाई किया? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर सम, अगर ऐसी कुछ हो गया तो आपके पास कोई प्लान बी, प्लान सी है? नहीं है तो बनाओ। मेरे विचार में होगा। नहीं है, ऑब्वियसली है। मेरे विचार में होगा। आई एम श्योर यू हैव इट, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन दिस, एंड टू मी इट्स अ स्ट्रेटेजिक रिस्क। क्योंकि जिस दिन हटा दिया तो देयर विल बी सम मिलियंस ऑफ पीपल जो कि कहेंगे कि हमारी आमदनी, हमारी डे टू डे लाइफ हैज बिकम मोर डिफिकल्ट। तो along with advantages, we should also recognize the threats. But overall, given the direction that people want, the direction that people are voting for, the direction that governments are sensitive to, आप कोई भी सरकार देख लो, finally they want private capital to come. बाहर से कुछ भी बोले, finally they want private capital to come and produce jobs. तो ये दिशा पॉलिटिक्स ही बदल चुका है। आज भी मगर हम अमीरी पे को नीचा दिखाते हैं, ये तो अमीर, ये गंदा आदमी है, इसने चोरी कर, आज भी हम वेल्थ क्रिएटर्स को चोर मानते हैं। तो जब स्टेटस ही नहीं मिलेगा तो आगे क्या करोगे? वो बदल रहा है। अभी स्टार्टअप्स हैं, अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, अभी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम आ रहे हैं, एक नहीं, दो या नहीं, 3-4 आ रहे हैं। तो ये बदलाव का मौका है, का मौसम है, एंड इस मौसम को इसके साथ हमने जुड़ना है, इसके साथ हमने आगे बढ़ना है, इसको हमने अपने एडवांटेज के लिए देखना है और आगे ले जाना है। तो एक तो हुआ कि ये सब हो रहा है तो मैं भी इसका हिस्सा बनूं, दूसरा मैं हिस्सा बनूं और आगे ले जाऊं। तो ये दोनों दिख रही हैं मुझे। तो मेरे ख्याल से तो अगर किसी के पास अगर पैसे हों तो दे शुड बाय द इंडेक्स फंड, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड खरीद लो, शांति से बैठ जाओ, 30 साल बाद बहुत मौज होगी, करोड़पति हो जाओगे। चलिए गौतम जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।